हेलो नमस्कार, केम छे बच्चा लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आपका लर्न एंड शेयर में फिर से स्वागत करते हैं आपकी जीतू भैया। आज हम बात करेंगे समतल में गति के लेसन नंबर 8 के बारे में। इससे पहले वाले लेसन में आई होप सबको बहुत मजा आया होगा। राहुल सर ने मिलकर के आप लोगों के साथ बहुत मस्ती करी और आप लोगों को प्रक्षेप्य गति समझाने की पूरी कोशिश हम लोगों ने की। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति हमने पढ़ ली है, फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं। आज हम उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आप बच्चों के साथ एक मैं बहुत बड़ी चीज नोटिस कर रहा हूं आपके कमेंट्स के अंदर कि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अब से हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे कोशिश करेंगे थोड़े कम करें, लेकिन दो और ज्यादा डिटेल में करें। ठीक है, तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, हमारा एक ऐप है लर्न एंड शेयर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे सबको मिल जाएगा। आई होप सबको पता है ना फोन में गूगल प्ले स्टोर कहाँ होता है। तो उस पर जब आप टैप करोगे और सर्च करोगे लर्न एंड शेयर, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोगों में से कईयों के ऑलरेडी मोबाइल में इंस्टॉल होगा। जो बच्चे नए हैं या कमेंट करते हैं सर हमें नहीं पता टेस्ट कैसे देना है, कैसे एनरोल करना है वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले आप इस ऐप को जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कोर्सेज मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में। उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं आप इन पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर अपन आज अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो पहली पिक्चर है उसमें बहुत अटपटे से ये डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। ये पत्थर पे एक आदमी खड़ा है जो आदमी जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है हमने बना दिया बस ऐसे ही। और यहाँ पे क्रिकेटर भी आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं हमारे प्रक्षेप्य गति के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा आपका पकड़ बन जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। चलो तो पहले तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेंगे जो हमारी बुक में नहीं है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ये उदाहरण 4.9 है। इससे पहले भी एक उदाहरण है बट वो मैंने इसके बाद में लिया है क्योंकि ये उदाहरण कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को फील करना पड़ेगा कि भाई वो एक क्रिकेटर है, उसके हाथ में एक बल्ला है और वो ऐसे ऊपर बॉल मार रहा है। ठीक है, तो उसने कितना जो है क्षैतिज है उसके साथ कितना कोण बनाया, 30 डिग्री। तो ये मैंने बहुत गंदा सा वाहियात सा दिखने वाला एक क्रिकेटर आप लोगों के लिए लगाया है। ठीक है ना, बहुत ऐसे गुस्से में लग रहा है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, इसको देख के आपको समझना है। तो क्या है भाई कि इस क्रिकेटर ने सबसे पहले तो क्या किया, एक बॉल इस तरीके से हिट करी है, इस तरीके से, है ना। और ये ग्राउंड के साथ यानी हमारे धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हम 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, और उसका वेग देखो कितना है, उसका वेग है हमारे पास 28 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमें यहाँ तक इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी हमें दो ही चीजें अभी तक पता है। पहला उसका प्रारंभिक वेग जिससे वस्तु को फेंका जाए, मतलब बॉल को फेंका अपन ने। दूसरा वो धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर ये दो चीजें आपको आ गई तो समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो हम निकालते थे ना, चाहे वो परास पूछ ले मतलब क्षैतिज में अधिकतम दूरी, चाहे वो जितनी ऊंचाई वो पूछ ले उतनी ऊंचाई आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आपसे टाइम पूछ ले, उड्डयन काल कितना है वो निकाल सकते हो। तो बेसिकली इन दो वैल्यू से सब निकल आएगा। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है अपन से। पहला तो पूछ रहा है वो अपन से अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। अधिकतम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट अपने को निकालनी है। अब मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो करने से पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो पहला फॉर्मूला था उड्डयन काल का 2u sin थीटा अपॉन g, पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास मैक्सिमम हाइट का। अब मैक्सिमम हाइट का या चलो पहले परास का लिख लेते हैं। तो परास का हमारे पास था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और अधिकतम ऊंचाई का होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेन 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो तो आपके हर जगह लगने ही लगने। तो इसको तो ना घोट के पी जाओ आप। ठीक है, थोड़ा बहुत लगेज तो लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले तो आपको लर्न नहीं करने हैं पर कुछ तो करने ही पड़ेंगे, बिना इसके न्यूमेरिकल हिलने नहीं वाला। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अपने को बोला अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई बोली मतलब हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा होगा आपको, लग जाएगा। तो हम अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं स्टेप नंबर 1 में। तो देखो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
अभी देखो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई है क्या भाई, आपने बॉल को मारा ना बैट से तो वो कितना ऊपर तक जा सकती है, वो हाईएस्ट पीक तक जो पहुंच के जाएगी, ऐसा परवलयाकार पथ बनाएगी, पहुंचते 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 फिर अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी, फिर बाहर नीचे गिर जाएगी, है ना। इस तरीके से उसका आकार जो है वो कैसा हो जाएगा, परवलयाकार। तो वो जो अधिकतम पॉइंट तक बोली है ना, तो ग्राउंड से उसकी यानी धरातल से कितनी ऊंचाई है वो अपन से पूछ रहा है। इस डायग्राम से समझे तो ये वाली वैल्यू, ये है हमारी अधिकतम ऊंचाई, ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। अभी देखो u की वैल्यू हमारे पास कितनी हमने पहले लिख दी 28, तो ये हो गया 28 का वर्ग। उसके बाद देखो साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री, तो ये साइन थीटा और ये इसका वर्ग, ठीक है। बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ बच्चों को जो कन्फ्यूजन है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही चीज़ होती है, अलग अलग चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोण का वर्ग नहीं करना है, साइन थीटा का करना है। इसके बाद देखो 2, और जो क्योंकि इसमें जी इसमें मेंशन नहीं है तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, आपको अच्छा लगता तो 10 ले लो, आपको अच्छा लगता तो 9.8 लो, मैं अभी 10 ले लेता हूँ। जब तक मेंशन नहीं हो तब अब तक आप फ्री हो, कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ हमारे पास सारा 28 गुणा 28, साइन 30 का मान हो गया 1/2, क्योंकि इसका वर्ग है तो 1/2 इंटू 1/2 दो बार आएगा, और डिवाइड में हमारे पास कितना आ रहा है 2 गुणा 10। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 14, ये 4 से इसको काट लो, 7 बार कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 14 गुणा 7/10। तो 14 गुणा 7 ये बटा 10 हमारे पास आ रहा है, तो ये 98/10 यानी 9.8 मीटर की ऊंचाई वो तय करेगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। इसके बाद उसने बोला उसी स्तर पर वापस पहुंचने में उसका समय, यानी जिस लेवल से आपने बॉल को मारा था उसी लेवल तक वापस बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, किस लेवल से मारा, ग्राउंड के लेवल से मारा था आपने, तो बोल रहा है ग्राउंड के लेवल से आपने मारा ना, तो ऐसे बॉल चली गई तो वापस जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगी तो कितना टाइम लगेगी। तो इनडायरेक्टली वो अपन से क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली ओपन से पूछ रहा है उड्डयन काल कितना है, ठीक है ना। क्योंकि उड्डयन काल की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई आपने जब उसको मारा तो मारने के बाद जो वापस ग्राउंड को हिट करेगी, धरातल को टच करेगी, तो कितना समय लेगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो कितनी देर हवा में रहेगी। दोनों में से कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वो उड्डयन काल। तो देखो उड्डयन काल का बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है, लगा दो, उसमें कुछ है ही नहीं। तो बी वाला पार्ट देखो क्या हमारे पास, तो टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 एज इट इज। जी की वैल्यू देखो कितनी हमारे पास 28, और इसके अलावा साइन 30 डिग्री, और बट्टा हमारे पास आ गया जी का मान 10, ठीक है। अभी वही सेम चीज 2 गुणा 28 गुणा साइन 31, और ये बट्टा आ गया 10। ये सॉल्व करा अपन ने, वैल्यू आ गया हमारे पास 2.8, क्योंकि समय है इसलिए आ जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अधिकतम बिंदु होगा, जो अधिकतम ऊंचाई होगी, उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये पूरा उड्डयन काल है, इसका आधा कर दो, मतलब 1.4 अगर पूछे तो, ठीक है ना। चलो अपन एक लास्ट और पार्ट कर लेते हैं इसका। तो फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंचती की गणना कीजिए। क्या बोल रहा है भाई, आपने बॉल फेंकी, जहां से फेंकी तो उड़ने के बाद वो वापस ग्राउंड पे आई, तो फेंकने वाले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी क्या पूछ रहा है अपन से, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होती है हमारा क्षैतिज परास, है ना। तो इसको अपने यहाँ पे अपने को क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो रेंज का वही बेसिक फॉर्मूला मैंने बोला था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो u का तो हो गया हमारे पास 28 गुणा 28, और साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन और 2 गुणा 30 डिग्री, ठीक है ना, और अपॉन जी का मान हो गया 10। देखो 28 गुणा 28 तो एज इट इज, साइन 2 गुणा 30 का मतलब हो गया 60 डिग्री। और आई होप सबको ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से कि साइन हमारे 60 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है, √3/2। तो ये √3/2 और ये गुणा 10, बस देखो सिंपल सा प्रॉब्लम था। ये इससे कैंसिल हुआ, 14 आ गया। तो हमें 28 × 14 करना है, चलो गुणा कर लेते हैं अभी।
ओके तो 392 आ रहा है मेरे पास, क्या गया मेरे पास 392√3/10। अभी देखो 10 बचा है ना नीचे, गलती से भी काटने की कोशिश मत करो, कोशिश करो जितने ज़्यादा 10 नीचे बच जाएं उतना आपको बेनिफिट है ना। तो इसलिए हमने 10 को पहले नहीं काटा, क्योंकि हम एक दशमलव लगा सकते हैं। उत्तर आएगा हमारे पास 39.2√3 मीटर। अगर आप √3 की वैल्यू रखने में इंटरेस्टेड हो तो रख लेना, अगर नहीं हो तो मत रखना। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर √3 का मान आप रखोगे तो √3 का मान आपको पहले मैंने बोला था लर्न कर लेना, प्रैक्टिकल में तो खूब ही काम आता है। 1.732 और √2 का मान 1.414, यानी 14 आप ऐसे याद रख सकते हो, और वो 1732। तो रूट अगर देखो अभी 1.732 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम इसमें से 1.7 भी ले सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो कि हमारी जो रेंज है वो कितनी आ रही है 39.2 और एक गुणा 1.7। ठीक है, इसको गुणा करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये भी आपका एक छोटा सा पार्ट आप कैलकुलेट करके बताइएगा कितना उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था। अब थोड़ा अपने लेवल को अप करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सही क्वेश्चन है। थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए हमने ऐसी चट्टान वट्टान बना दी है। ठीक है ना, तो मान लो एक चट्टान पे आप जाके खड़े हो गए, ठीक है, और चट्टान पे खड़े होने के बाद आपने अपने बॉल लिया अपने हाथ में या पत्थर वत्थर ले लिया और उसको सीधा ऐसे फेंका। ऐसे ऊपर नहीं फेंका हमने, कैसे फेंका, एकदम सीधा फेंका। तो अब सीधा फेंकने के बाद देखो कुछ इस तरीके से जाएगी वो, ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है और चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची, मतलब बहुत ऊंची है भाई चट्टान। तो हमारी 490 मीटर ऊंची चट्टान ही आ गई। तो ये 490 मीटर ऊंची चट्टान, ठीक है। उसके बाद वह पत्थर को क्षैतिज की दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से फेंकता है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिए, हमने ऑब्जेक्ट को जब तक वो ऐसा ना बोले, अगर वो बोलता ना ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ फेंकता तो उसका पाथ कुछ ऐसा होता है ना, पर अभी उसने क्या बोला, क्षैतिज दिशा में फेंका, मतलब उसने बॉल, हमारी जो बॉल या पत्थर जो भी उसके हाथ में, उसको उसने सीधा फेंका है। ठीक है, उस केस में कहानी कुछ और होती, इस केस में भी कुछ कहानी अलग ही है। तो अगर उस टाइप का भी एक क्वेश्चन होगा तो मैं आपको करा दूंगा। अभी तो इसने बोला है सीधा ऐसे फेंका है, तो इसका देखो वेग यहाँ पे कितना है, वेग हमारे पास यहाँ पे है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सीधी सीधी यू की वैल्यू हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एंगल कितना बन रहा है धरातल के साथ, तो आप बोलोगे सर कैसी फर्जी बातें कर रही हो, सर कोई एंगल ही नहीं बना रहा। तो कोण का मान कितना हो गया हमारे पास 0। तो अब थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा, अब डायरेक्ट फॉर्मूलों से काम तो चलने नहीं वाला। ठीक है, अभी देखो क्या बोला उसने, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, मतलब एयर वेयर फ्लो नहीं कर रही है ना, मस्त आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे हवा बहुत कम है या नगण्य है। तो उसके बाद यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी। दो वैल्यू अपने को निकालने। अच्छा देखो यहाँ पे जी की वैल्यू मेंशन है ना, दैट मीन्स आपको यही लेनी है, अगर नहीं होती तो हमारी इच्छा से ले लेते हैं। तो दो चीजें उसने पूछी कि जब अपने पत्थर को फेंका तो फेंकने के बाद वो कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ कितनी देर हवा में रहता है, और जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो उसका वेग क्या है। तो दोनों चीजें अपन निकालते हैं। तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अधिकतम ऊंचाई कितनी, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको मान के चलनी है कि चट्टान की ऊंचाई बहुत बड़ी है और जो उस पर बंदा खड़ा है ना बहुत छोटा सा है ना। जैसे मान लो एक पत्थर पे चींटी बैठी है, तो चींटी की जो ऊंचाई वो तो बहुत कम हो गई ना, तो उसने मान लो कोई पत्थर फेंका, तो चींटी की लंबाई को या जो भी उसकी हाइट है उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे हम बंदे की हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम मान के चलेंगे कि बॉल जो है वो कितनी ऊंचाई से फेंकी गई है, 490 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, तो अब देखो 490 मीटर इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें दे रखी है ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई जहां से हमने बॉल को फेंका है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में इनडायरेक्टली उसने हमें अधिकतम ऊंचाई का मान दे रखा है। अब देखो अधिकतम ऊंचाई का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है हमारे पास u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो हम एक दूसरे मेथड से भी आपको बता देते हैं।
दूसरा मेथड क्या है, आपको सिंपल सिंपल जो अपन इक्वेशन पढ़ी थी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण है, आप उससे भी कर सकते हो। उससे कैसे करोगे, हमें अधिकतम ऊंचाई पता है, ठीक है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, आपने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है और गुरुत्वीय त्वरण की वजह से वो नीचे ही जाएगी, तो आपको समय निकालना है, ठीक है। मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूं, पहले मैं जो प्रोजेक्टाइल वाला है उससे बता देता हूं। अब यहाँ पे देखो, अधिकतम ऊंचाई हमें पता है, h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू हमारे पास है कितनी आ गई, 490, ठीक है, 490 मीटर हमारी अधिकतम ऊंचाई है। अब अगर मैं सिंपल से लॉजिक से चलूं कि मैंने अगर वस्तु को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है और वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे गिर रही है, तो हमें एक चीज और पता है, त्वरण 9.8 है जो नीचे की तरफ है, इसलिए धनात्मक लिया जाएगा। प्रारंभिक वेग हमें पता है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समय की गणना करनी है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को भी रखते हैं साइड में, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा क्वेश्चन को, सिंपल सी इक्वेशन लगाते हैं। मेरे पास हाइट है, मतलब ऊंचाई है, h की वैल्यू है, h की वैल्यू है, कुछ भी बोल सकते हो आप, g की वैल्यू आपको पता है और आपको u की वैल्यू पता है। अब तीन इक्वेशन में से कौन सी देखो फिट बैठ रही है जिससे आप टाइम निकाल सको, पहली इक्वेशन क्योंकि v आता है नहीं लग सकती, दूसरी इक्वेशन s का मतलब हाइट सही है, s है, u है, t पता नहीं, g पता है, सारी चीजें फिट बैठ रही है, मतलब सेकेंड इक्वेशन लगा दो ना तो टाइम आ जाएगा। तो देखो सेकेंड इक्वेशन लगाते अपन, थर्ड भी नहीं लग सकती थी क्योंकि उसमें भी वापस v आ गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो s की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 490 मीटर, u की वैल्यू कितनी है 15, समय पता नहीं, प्लस हाफ, और इसके बाद g की वैल्यू हमारे पास देखो a की वैल्यू कितनी है 9.8। अच्छा एक दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, एक बात बताइए, ये जो g लग रहा है किसके लिए लग रहा है, ये g किसके लिए लग रहा है, क्षैतिज रेखा के लिए, ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए, ऑब्वियसली ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए लग रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है जी, लेकिन मैंने तो पत्थर को ऐसे फेंका, मतलब ये जो वेग मुझे दे रखा है ना, ये किसका दे रखा है, क्षैतिज वेग दे रखा है, यानी ux। क्या मुझे uy दे रखा है, क्योंकि मैंने पत्थर को सीधा फेंका। अगर मैंने पत्थर को सीधा फेंका और अगर आप प्रोजेक्टाइल से भी जाते हो, u cos थीटा की वैल्यू तो थीटा का मान 0 है ना, तो 15 के बराबर ही आएगी, लेकिन u sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा वेग कितना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा वेग है 0। तो यहां पे जब अपन मान लेंगे ना u का, तो u का मान अपने को y दिशा में कितना लेना पड़ेगा, 0। मैं एक बार वापस आपको बताता हूं, ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। हम y के लिए चीजों को सॉल्व करें, x को भी 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। x दिशा में वेग हमें पता है कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने पत्थर को सीधा फेंका तो y दिशा में उसका वेग कितना हो गया, 0, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लो, पत्थर को अपन ने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका, धरातल के साथ आपने 0 डिग्री का कोण बनाया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था x दिशा में जो वेग है वो कितना होता है, u cos थीटा, और y दिशा में कितना होता है, u sin थीटा। तो अब थीटा का मान 0 है, तो u cos थीटा में थीटा का मान 0 रखो तो आपको वापस u ही मिल जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, और u sin थीटा वाले में थीटा का मान 0 रखोगे तो sin थीटा का मान 0 होता है, इसलिए y दिशा में वेग 0 हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हो कि पत्थर अगर सीधा फेंका तो सिर्फ हमारे पास क्षैतिज वेग का वेग है, क्षैतिज दिशा का वेग है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 है, क्योंकि पत्थर को आपने ऐसे भी नहीं फेंका, ऐसे भी नहीं फेंका, आपने पत्थर को सीधा फेंका है, ठीक है। तो uy के लिए वेग कितना है, 0। uy के लिए त्वरण कितना है, 9.8 यानी 9.8। uy के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी है, 490, ठीक है ना, सॉरी hy मतलब y दिशा के लिए अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 490, त्वरण कितना है 9.8, प्रारंभिक वेग कितना है, 0, ठीक है ना। सब हमें पता है, हमें क्या निकालना है, उसके लिए समय। अब देखो मैंने आपको कल एक बात बोली थी, वस्तु x दिशा में दूरी तय करने में जितना समय लगेगी, मतलब पत्थर जब नीचे गिरा तो ऑब्वियस ही बात है उसने क्षैतिज दिशा में भी कुछ दूरी तय करी होगी, ठीक है, उसमें उसने जितना टाइम लिया उतना ही ऊर्ध्वाधर में भी लिया होगा। ये कॉन्सेप्ट अपन लास्ट क्लास में यूज करे थे, जहां पे हमने इक्वेशन, जब उसकी पथ की इक्वेशन निकाली थी तो हमने y दिशा से समय निकाला था और उसको उठा करके x में रख दिया था, y में रख दिया था, ठीक है। सेम हम यहाँ पे टाइम किसके लिए निकालेंगे, सिर्फ y के लिए, क्योंकि y के लिए अधिकतम ऊंचाई हमें पता है। तो जब मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर,
तो ये सिर्फ वाई दिशा के लिए यूज होगी। तो देखो यहाँ पे एस वाई आ गया, यहाँ पे यू वाई आ गया, यहाँ पे ए वाई आ गया, बस बाकी टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होना है। तो देखो एस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 490, यू वाई की वैल्यू कितनी है 0 टाइम प्लस हाफ, ए वाई की वैल्यू कितनी है 9.8 और टी का मान है टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से टी निकालना है, तो देखो आ जाएगा आराम से। अब उसने 9.8 क्यों दिया अभी आपको समझ भी आएगा कि आराम से कैंसिल हो रहा है, ये 2 यहाँ पे गया, 9.8 नीचे गया और ये टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं अपन। तो टी स्क्वायर का हमारा मान आ रहा है 490 बटा, अच्छा गुणा 2 भी था ऊपर और नीचे 9.8। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ये लिखा है ना, हाँ यही लिखा है। फिर ये पॉइंट हम हटाएंगे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर आएगा 10। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 98 का आधा कितना होता है 49, काट के देख लो, ये 49 कटा, ये 49 से आपने इसको काटा, ये आ गया 10। तो टी स्क्वायर का मान कितना आ रहा है हमारे पास 10 गुणा 10, यानी टी का मान आ गया हमारे पास 10 सेकेंड। यानी पत्थर को ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। ठीक है, मुझे पता है अभी भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन ने एक्चुअली क्या बोला था कि भाई ये चट्टान जो है ना उससे पत्थर आपने फेंका सीधा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक्स दिशा में वेग हमें दे रखा है, वाई दिशा में नहीं दे रखा, क्योंकि वाई दिशा में पत्थर गया ही नहीं, वो पत्थर सिर्फ एक्स दिशा में गया। तो यानी यू एक्स का मान कितना हमारे पास 15 मीटर प्रति सेकेंड जो क्वेश्चन में था, और यू वाई के अंदर वेग कितना हो गया 0। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता कि उसने पत्थर ऊपर फेंका है तो फिर मैं उसके घटक करता, फिर मैं एक्स का भी घटक करता और वाई का भी। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि जब हम एक बार एक्स अक्ष में किसी चीज को फेंक देते हैं तो उस पर कोई बल नहीं लगता, इसका मतलब त्वरण का मान एक्स दिशा में 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा नहीं शायद मैंने, तो ए एक्स का मान कितना हमारे पास 0। ठीक है, ए एक्स का त्वरण ये रहा, एक्स दिशा का त्वरण और एक्स दिशा का वेग ये रहा। ऐसे ही वाई दिशा में बात करता हूँ, तो वाई दिशा का वेग 0 है, वाई दिशा का त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होता है, ये अपन ने कल बात की है ऑलरेडी। तो ए वाई का मान हमारे पास हो गया 9.8 और वाई दिशा के अंदर में विस्थापन दे रखा है, यानी एच या वाई दिशा का विस्थापन, वाई कुछ ही बोल दो। ठीक है ना, वो था हमारे पास 490। एक्स दिशा में विस्थापन हमें नहीं पता, अगर पूछ लेता है तो हम निकाल लेंगे, देखते भी क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। लॉजिक क्या लगाया भाई कि वाई दिशा में हमने जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, गति की द्वितीय समीकरण, उसका उपयोग करा और समय निकाल लिया, क्योंकि समय एक्स दिशा के लिए और वाई दिशा के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आगे अपन से क्या पूछ रहा है वो कि जमीन से टकराते टाइम उसकी चाल कितनी होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जमीन से जब वो टकराएगा ना तो जरूरी नहीं है वो सीधा ऐसे ही टकराए, वो ऐसे आगे गिर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है। बेसिकली जब उसने बॉल को, मतलब अपने पत्थर को फेंका, तो वो यूं आने के बाद जब ग्राउंड से टकराया तो टकराने के बाद उसने कितना एंगल बनाया ना ग्राउंड पे, वो हमें नहीं पता। थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर मैं आपको अच्छे से फील कराऊं तो देखो, ये कुछ ऐसा गिरेगा पत्थर, ऐसे, है ना। जब वो ग्राउंड पे गिरा ना तो कितना कोण बना के गिरा वो हमें नहीं पता। ठीक है ना, हमें कोण नहीं पता, तो क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं, हम वाई दिशा में और एक्स दिशा में अंतिम वेग निकाल सकते हैं। अगर वाई दिशा में और एक्स दिशा में अंतिम वेग मुझे पता चल गया ना तो हम उसका परिणामी वेग निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं देखते हैं यहाँ पे, देखो जब पत्थर नीचे गिरता है इस दिशा में तो ऑब्वियस ही बात है उसके वाई के कुछ घटक रहे होंगे और एक्स के कुछ घटक रहे होंगे, और इसने एक्स के साथ भी कुछ ना कुछ कोण बनाया होगा और वाई के साथ भी। तो देखो ऐसे कुछ घटक रहे होंगे उसके, ये हमारे पास वी एक्स है और ये वी वाई है। तो किसी भी तरीके से अगर मुझे वी एक्स और वी वाई पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि पत्थर ग्राउंड पे किस वेग से गिरा था। कुछ ऐसा डायग्राम है ये, है ना। तो मुझे बेसिकली यू एक्स, वी एक्स और वी वाई निकालना है, मतलब एक्स दिशा का अंतिम वेग और वाई दिशा का अंतिम वेग। अब वो कैसे निकलेगा, सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाओ ना, देखो वी निकालना है, यू है, ए है, टी है, सब तो मिल गया, निकाल लो। अच्छा थर्ड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड में एक प्रॉब्लम है, वाई का तो निकाल लोगे क्योंकि वाई की दूरी हमें पता है 490 है, लेकिन फिर एक्स की दूरी भी निकालनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन फिट बैठ रही है और सेकंड में तो वी होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स दिशा के लिए अंतिम वेग निकालते हैं। ठीक है ना, तो एक्स दिशा के लिए
वेग। तो देखो इक्वेशन क्या बोलती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, x दिशा के लिए ले रहे हैं ना, तो vx इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स, और टाइम तो मैंने आपको बोला दोनों के लिए सेम ही होगा। अंतिम वेग चाहिए x का, तो vx एज इट इज। इसका प्रारंभिक वेग कितना था x का, x दिशा में देखो कितना था हमारे पास, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो रख देते हैं यहाँ पे 15 प्लस, क्या x दिशा में कोई त्वरण था? त्वरण तो 0 होता है, तो ये गया 0, समय से गुणा करने का कोई सेंस बैठा नहीं, तो यानी x दिशा में हमारा वेग आया सीधा सीधा 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमें x दिशा में तो वेग मिल गया। अब हमें निकालना है y दिशा में। तो देखो y दिशा में वेग देखो कैसे आएगा, सिंपल वही यही इक्वेशन हमें लगानी है बस y दिशा में। यहाँ पे में आएगा, हमने के कैसे लिख दिया, तो ये में, अरे बकरी वाला में नहीं, y दिशा में वेग। अभी देखो y दिशा में वेग कितना आ गया, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। वी वाई का मान हमें पता नहीं, एक y दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है भाई, अभी बोला ना जब पत्थर सीधा फेंका तो y दिशा में वेग कितना है हमारा प्रारंभिक 0। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 0। y दिशा में त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर 9.8, 9.8, और y दिशा में या किसी भी दिशा में कितना समय लगा वस्तु को नीचे पहुंचने में, 10 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। तो देखो 9.8 गुणा 10 98 देता 98, तो देखो y दिशा में हमें वेग मिल गया 98 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मेरे पास x दिशा में भी वेग है भाई, जब पत्थर नीचे गिरा तो गिरने के बाद उसका x दिशा में और y दिशा में दोनों वेग मुझे पता है। x दिशा में वेग कितना है हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड, और y दिशा में वेग कितना है उसका 98 मीटर प्रति सेकंड। हमें इनका परिणामी निकालना है, परिणामी निकालना हम जानते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत है ना, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 90, दोनों सदिश राशियां हैं। तो हम समानांतर त्रिभुज के जो परिणामी का जो फॉर्मूला होता है ना, रूट में a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही लगाना अपने को। ठीक है, तो देखो v का मान कितना आ जाएगा, x दिशा में वेग प्लस y दिशा में वेग प्लस 2vx vy cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा कितना आएगा, अरे दोनों लंबवत है ना, तो थीटा तो 90 है, तो हम ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि दोनों घट एक दूसरे के लंबवत ही तो होते हैं, x और y तो हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए थीटा का मान तो आप रखो ना रखो एक ही बात है, 90 रख भी दोगे तो कुछ फर्क तो पड़ना नहीं। तो मैं लिख देता हूँ चलो पहले थीटा का मान, या चलो डायरेक्ट ही वैल्यू रखते हैं ना, चलो तो वैल्यू रखते हैं हम। पहली वैल्यू है vx की 15 का वर्ग प्लस 98 का वर्ग और प्लस 2 गुणा 15 गुणा 98 और cos 90। तो ये लास्ट वाले पार्ट को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कुल मिला के वेग कितना आया, रूट में 15 का वर्ग और प्लस 98 का वर्ग। अभी देखो 15 का वर्ग होता है 225 और 98 का वर्ग 9604। ठीक है, ये होता है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो हमारे पास 5 और 4 हो गए 9, 2 8 और 9 और 4 हो गया हमारे पास, सॉरी 6 और 2 8 है। ठीक है, 9829। अभी ये जो 9829 आया है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, श्रद्धा हो तो। अगर एग्जाम में सॉल्व नहीं होता है, वैसे तो आपको करना चाहिए कायदे से, पर नहीं होता है तो इट्स ओके, आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो। एक क्लास ऐसी भी रखूंगा जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा कि रूट कैसे निकलता है, या मैंने 98 का स्क्वायर डायरेक्टली कैसे निकाल दिया। ठीक है, वो भी कभी देखेंगे, अभी हमारे पास कभी लेसन होगा तो उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं आ रहा एग्जाम में तो इतना छोड़ देना, चल जाएगा। मैं वैसे बता देता हूँ, इसका उत्तर 99 मीटर प्रति सेकंड के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप निकाल के देखना कितना आपका मान आता है रूट। कैलकुलेटर से मत निकालना, एग्जाम में फ़ोन वोन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप खुद के हिसाब से, जैसे भी आपने सीखा है, एक वो लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा होगा ना, लंबी प्रक्रिया जो होती है भाग की, जिससे अपन रूट निकालते हैं, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। एक शॉर्टकट भी सिखाएंगे। ठीक है, चलो अभी अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने डाला है किसी और बुक से। अब ये मत पूछना सर कौन सी बुक से, अब आपके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं सर कौन सी बुक से पढ़ाते हो, अरे एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं और से ले आते हैं, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन पे फोकस करो ना, ये क्यों फोकस करते हो कहां से आए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो कि आपको आना चाहिए बस। देखो चलो क्वेश्चन क्या है, एक गेंद बल्ले से अच्छा मारी जाती है, मारा भी अपन ने बल्ले से, और उसके बाद वो 3 सेकंड बाद 30 मीटर दूरी पर लपक ली जाती है। तो वो क्रिकेट का सीन याद आ गया होगा सबको सोच के कि वो हमारा धोनी है जो मारा उसने बॉल मारने के बाद किसी दूसरे बंदे ने उसको लपक लिया। अब मेरे को देखो ढंग का तो कोई पिक्चर मिला नहीं, तो मान लो कि यहाँ से बॉल आपने मारी और मारने के बाद वो गई और इस बंदे ने आके उसको लपक लिया, ठीक है ना। क्रिकेटर मिला नहीं मेरे को, तो मान लो इस लड़की के पास कोई बैट वैट है ना, इसने सिर्फ इसको मारा बॉल को, तो मारने के बाद इस बंदे ने इसको लपक लिया, ठीक है। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 सेकंड में उसके हाथ तक पहुंच गई थी और 30 मीटर की दूरी पर उसने लपक लिया। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है और समय जो है यानी उड्डयन काल जो है वो कितना लिया हमने, 3 सेकंड। पहली चीज, दोनों के बीच की दूरी बोली भाई, जहां से मारा और जहां पे लपका, उन दोनों के बीच की दूरी क्षैतिज दूरी होती है ना, रेंज, क्षैतिज दूरी r 30 मीटर है, ठीक है। तो दो वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपको पहले तो वैल्यू आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचें कि बल्ले से बॉल को मारा जा रहा है, किसी ने उसको लपका, तो वो हवा में 3 सेकंड तक थी, यानी उड्डयन काल 3 सेकंड। जब मारा और लपका, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपने को, 30 मीटर, यानी वो क्षैतिज परास हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश में रेंज। अभी देखो क्या बोला, यदि मारने वाला और पकड़ने वाला सेम हाइट का है, और वो हाइट कितनी उनकी, 1 मीटर, दोनों 1 मीटर की हाइट के हैं, ठीक है। 1 मीटर तो कम हो गया, 3 फुट ही तो होता है, तो 1 मीटर इसकी हाइट है और 1 मीटर इसकी हाइट है। तो अगर मैं इसका कुछ सिंबॉलिक डायग्राम आपके लिए बनाऊं तो कुछ ऐसा ही बनेगा कि भाई ये 1 मीटर और ये दूसरा भी 1 मीटर, और बॉल को इस तरीके से मारा गया, ठीक है। अब मारने के बाद इसके बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 30 मीटर और समय हमें दे रखा है 3 सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन में इतना पता है। अब उसने बोला है पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, हाँ, यदि मारे गए और पकड़े गए, अच्छा 1-1 मीटर की ऊंचाई पर हमें बता ही दिया, तो धरातल के सापेक्ष प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, यानी हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट क्या होगी धरातल के सापेक्ष। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे समझने वाली बात है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का यानी प्रक्षेप्य गति का अलग पार्ट है और उनकी हाइट एक अलग चीज है। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे अधिकतम ऊंचाई, यानी ये वैल्यू निकालने के बाद जो भी आएगी, अभी हम निकालते हैं। निकालने के बाद क्योंकि हमसे धरातल से ऊंचाई पूछी है ना, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो आपने अधिकतम ऊंचाई निकाली वो +1। अगर वो पूछता कि जो फेंक रहा है या जो लपक रहा है उनके रेस्पेक्ट में पूछता, उनके सापेक्ष पूछता, तो फिर प्लस नहीं करते। लेकिन धरातल के सापेक्ष पूछा है और धरातल से हमने बॉल को 1 मीटर की ऊंचाई पे पहले ही मार दिया, तो कुल ऊंचाई ये h + 1 मीटर। तो सबसे पहले h निकाल लेते हैं, पर प्रॉब्लम है u तो दे ही नहीं रखा, थीटा भी नहीं दे रखा, पर उसकी जगह उसने उड्डयन काल दे दिया और रेंज भी दे दी, मतलब क्षैतिज परास भी दे दिया। अब जो हमारा t होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2u sin θ/g, ये हमारे पास है 3 सेकंड या 3, और r क्या होता है u² sin 2θ/g। अच्छा sin 2θ आपने पढ़ाई है कि भाई sin 2θ को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ cos θ, उससे कर लेंगे। तो देखो क्या आता है, अच्छा हमें अधिकतम हाइट चाहिए, अधिकतम हाइट का सूत्र u² sin² θ/2g, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं और इसी को थोड़ा मतलब मोड़ तोड़ के हमारा आंसर निकालते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, h का फॉर्मूला u² sin² θ/2g, ठीक है, और t हमारे पास है ही वो 2u sin θ/g, वो 3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो r है उसको मैं खोल के लिख देता हूँ, u² sin 2θ था ना, तो 2 sin θ cos θ, 2u sin θ cos θ/g, ठीक है।
और ये 30 के बराबर है। अब चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे हमारे पास देखो यू दिख रहा है, साइन दिख रहा है, यू दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, जी दिख रहा है, सब तो दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है ना अपने को। ठीक है, हाँ, तो सब अगर हमें दिख रहा है तो हम ऐसा करते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यू साइन थीटा के वैल्यू अपॉन जी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ सीधे सीधे रख देंगे, ठीक है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो एच हमारे पास आ जाएगा, वहां से वैल्यू निकालते हैं अपन, यू साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 3/2, ठीक है। हमें इसका वर्ग चाहिए ना, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यहां भी करा और यहां भी करा। देखो करते क्या मिला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। अब थोड़ा सा लगाना है कॉमन सेंस, क्योंकि चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लेकिन यहाँ जी स्क्वायर आ रहा है तो जी को वहां फेंक दो। देखो फेंका दे तो क्या मिला हमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखो ये बेसिक सी मैथ है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अपन यहाँ पे आ जाएगी ये 9 और ये g और ये बटा 4, बस इस वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पे 9g/4। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की, मुझे तो अपॉन 2g चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 और नीचे लिख देता हूँ। तो ये जो पूरी वैल्यू थी इसकी वैल्यू थी 9g/4। अब बस जी का मान रख दो, अच्छा तो 10 ही दिख रहा है तो 10 ही रख लेते हैं, तो ये 10 रखा अपन ने, ये 2 पंजे 10, 9 5 से 9 पंजे 45, 45/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो अधिकतम ऊंचाई हमारे पास आई 11.25। लेकिन ये 11.25 भाई और बहनों, ये ऊंचाई धरातल से नहीं है, हमें ऊंचाई धरातल से चाहिए होगी। तो धरातल से ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो धरातल से ऊंचाई कितनी आई, धरातल से ऊंचाई हमारे पास आई है 11.25 प्लस 1 यानी 12.25 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इजी था लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, ये तो बेसिक सी मैथ है, टाइम का यूज करके हमने किसको निकाला, इस वाली टर्म को, ठीक है। चलो फिर अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या पूछ रहा है वो हमसे। वो पूछ रहा है लपके जाते समय इसकी चाल क्या थी। ओहो, मतलब जब लपका जा रहा है ना उसको ऐसे, तो उसकी चाल क्या थी। अब प्रॉब्लम है वही सेम जो पहले करी थी, जब किसी चीज को लपका जा रहा है तो किस कोण पर आ रही है। मैंने आपको याद हो तो बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी चीज को फेंकते हो ना, तो जिस वेग से आप फेंकते हो, यहाँ पे अपन वायु प्रतिरोध वगैरह को नगण्य मानते हैं, नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब आपने वस्तु को फेंका तो जिस कोण पे फेंका था वस्तु भी उसी कोण पे मिलती है, लेकिन कोण आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छा जिस वेग से फेंका तो उस वेग से तो मिल जाएगा, लेकिन हमें u की वैल्यू ही नहीं पता, यानी अगर हम u निकाल दें तो वही हमारा अंतिम वेग भी हो जाएगा। तो देखो u कैसे निकलेगा, तो ये दो इक्वेशन है, अब इससे हमें को u चाहिए, तो u कैसे निकालें भाई, थीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो एक काम कर सकते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन डिवाइड करने से भी हमें थीटा की वैल्यू u की वैल्यू तो मिलेगी नहीं। चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, पहले हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों को डिवाइड करने से क्या बेनिफिट है, r और h को, देखो मैं बताता हूं। r की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वो होती है हमारे पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन g। और h की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करते देखो क्या होगा, डिवाइड करते मुझे 10 जैसा कुछ बनते हुए दिख रहा है, दोनों की वैल्यू है, थीटा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं और किसी जुगाड़ से चलूं, नहीं, मुझे यही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसी से करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलो r/h निकाल लेते हैं। r/h देखो हमारे पास कितना आया, देखो ऊपर है u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2 को हमने आगे रखा,
अपॉन जी, और ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जो बच्चे डिवाइड वाले उसमें मिस्टेक करते हैं, नहीं समझ आता, तो इस नीचे वाले जो भी भिन्न है उसको उठा करके ऊपर ले जाओ और इसका व्युत्क्रम कर दो, मतलब रेसिप्रोकल। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो आर बाई एच हमारे पास किसके इक्वल आया, हाँ ये 2 कहाँ चला गया, इससे गुणा हो गया, तो क्या हमारे पास 4 और कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट, तो कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आर बाई एच की वैल्यू आ रही है 4 कॉट थीटा, या उल्टा करके लिखोगे तो एच बाई आर की वैल्यू आ रही है tan थीटा अपॉन 4, कुछ भी लिख सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, तो हमारे पास आर है, एच है, यहाँ से क्या हम थीटा निकाल पाएंगे, ये 30 आ रहा है और 11.25, लेकिन मुझे लग रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, कॉट थीटा से साइन थीटा भी निकल आएगा। ठीक है, कॉट थीटा में पहले वैल्यूज रख देते अपन, आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 30 और इसकी थी 11.25, इसको 45/4 ही रहने देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 30, एच की वैल्यू कितनी थी 45/4 बराबर 4 कॉट थीटा। अभी देखो ये 4 गया ऊपर और ये 30/45 बराबर 4 कॉट थीटा। आई होप सबको पता है कि 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, ये 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी हमारे पास कॉट थीटा का मान आया 2/3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u। इस टाइम वाले फंक्शन से हम u निकाल पाएंगे, लेकिन साइन थीटा चाहिए होगा। तो अगर हमें कॉट थीटा का मान पता है जो कि 2/3 है, और कॉट थीटा होता क्या है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो यहां से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, यहां कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है। तो देखो 2/3 आधार का मान 2 है, लंब का मान 3 है, तो कर्ण का मान कितना हुआ 9 + 4 यानी √13। आई होप इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है। तो साइन थीटा देखो कितना है हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास आ गया आधा, लंब कितना है हमारे पास 3 और कर्ण कितना है हमारे पास √9 और 4 13। ठीक है ना, हमारे पास साइन थीटा का मान आया। क्यों निकाला साइन थीटा का मान, क्योंकि समय है, u चाहिए, टाइम वाली इक्वेशन का अपन यूज कर सकते हैं। तो 2u sin थीटा अपॉन g लगा दो। देखो 2u sin थीटा 3/√13 अपॉन g कितना है 10 रख दो, बराबर कितना आएगा 3, ये 3 से 3 मर गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो u का मान आ गया 5√13 मीटर प्रति सेकेंड। तो जितने वेग से हमने उसे फेंका था उसी वेग से आप उसको लपक लोगे, इसलिए इसको लपकने का जो वेग है वो कितना आएगा 5√13। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और ब्रेन यूज करने वाली बात थी, बाकी तो फॉर्मूले का यूज है। एक शायद लास्ट स्कोर बचा है। अच्छा देखो ये पूछ रहा बल्ले को छोड़ते समय इसका क्षैतिज कोण क्या था। क्षैतिज कोण तो हमें वैसे ही नहीं पता, तो मैंने आपको बोला कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिख देना थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2/3 या साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√13, क्योंकि हम इसका मान तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो तो यहाँ पे लिख दो आप लास्ट में, ये उत्तर किसका था हमारे बी वाले का, तो मैं लिख देता हूँ बी है ना ये सी का है, तो ये हमारा सी हो गया, और डी का क्या आएगा कोई सही लिख दो, वो यहाँ ये कोई लिख दो, थीटा कितना आया कॉट इनवर्स 2/3। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता इसलिए थीटा इतना से लिख के छोड़ देते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी था। चलो अपन आगे चलते हैं। धरातल से प्रेक्षण के 2 सेकंड बाद एक प्रक्षेप्य प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष 40 मीटर क्षैतिज व 20 मीटर ऊर्ध्व ऊपर विस्थापित होता है, तब ज्ञात कीजिए। अभी देखो इसकी बस लैंग्वेज ही बहुत ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। इसने क्या बोला, इसने बोला एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक वस्तु है, आपने उसको फेंका और फेंकने के 2 सेकंड बाद, यानी देखो जब फेंका आपने, प्रक्षेप्य की बात कर रहे हो तो समझ जाओ कि प्रक्षेप्य गति है। जब फेंक दिया ना तो फेंकने के 2 सेकंड बाद देखो कोई मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुंचा होगा, हमें पता नहीं कहाँ पहुंचा, हम मान लेते हैं 2 सेकंड बाद कहीं यहाँ पहुंचा होगा। अब 2 सेकंड बाद पहुंचने के बाद ऑब्वियसली उसने एक्स अक्ष में कुछ दूरी तय करी होगी
और y अक्ष में कुछ दूरी तय करी होगी। तो x तो है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और y है ऊर्ध्व यानी आपका वर्टिकल। तो ऊर्ध्व दिशा के अंदर उसने 20 मीटर और क्षैतिज में उसने 40 मीटर की दूरी तय करी, यानी ये जो वैल्यू है क्षैतिज वाली ये 40 मीटर की दे रखी है और जो ऊर्ध्व वाली है वो 20 मीटर। अभी दिखने में नहीं लग रहा, समझ जाना ना कि है, ठीक है, थोड़ा फील कर लेना। वैसे तो आपको क्षैतिज कम और ऊर्ध्वाधर ज़्यादा दिख रही होगी, ठीक है, पर ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसा कुछ है। अभी उसने क्या बोला, वेग का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक, और जब प्रक्षेप्य धरातल की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो प्रेक्षण बिंदु से कितना क्षैतिज विस्थापित होता है, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है वेग का क्षैतिज घटक। वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है, u cos थीटा। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा। तो हमें चाहिए u cos थीटा u sin थीटा। अब ये कैसे निकलेगा, तो समझो कि हमें एक्चुअली x का मान दे रखा है, x दिशा में वेग दूरी और y दिशा में दूरी। जब भी ऐसा होता है तो बालक और बालिकाओं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। वापस जाओ जब हम पथ की इक्वेशन निकालते थे वहां पे भी तो हम ये ट्रिक यूज करते थे। तो कुछ चीजें हम मान के चलते हैं, जैसा कि x दिशा के अंदर जो प्रारंभिक वेग है वो है u cos थीटा, y दिशा में प्रारंभिक वेग है u sin थीटा, x दिशा में त्वरण 0 है और y दिशा में त्वरण हमेशा -g के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें मानने के पश्चात हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो देखो अब क्या करेंगे हम, u cos थीटा चाहिए ना, तो sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है। और ux का मान देखो कितना हमारे पास, u cos थीटा पता नहीं, t कितना है पता नहीं, प्लस हाफ ये तो 0 ही हो गया और टी स्क्वायर। अच्छा समय भी तो पता है, 2 सेकंड बोला ना उसने, अच्छा समय भी पता है भी कितना लगा 2 सेकंड, यानी हम समय भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर टी की जगह 2 सेकंड रख सकते हैं। तो रखो ये 2 और ये भी 2। तो देखो हमें चाहिए इसका ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। तो ये sx का मान है 40, तो 40 u cos थीटा गुणा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 20। तो यानी u cos थीटा यानी ऊर्ध्व क्षैतिज घटक है हमारे पास वेग का, वो आ गया हमारे पास 20। बड़ा ही इजी प्रश्न था, ठीक है। ऐसे अपन ऊर्ध्वाधर भी निकाल लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर के लिए सेकंड इक्वेशन यूज करो। तो देखो क्या है, sy बराबर u, अच्छा u y रहने देते ना, मैंने तो u y निकालना है, क्यों ज़्यादा इसके साथ वो करें। तो ये हो गया हमारे पास ay और ये t स्क्वायर, ठीक है। अब रख दो इसके अंदर वैल्यू। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जगह हमारे पास बची नहीं है। अच्छा इससे पहले देखो ऊर्ध्वाधर में 20 मीटर की दूरी है, तो ये लिख देते हैं हम 20 मीटर बराबर uy t 2 सेकेंड प्लस हाफ ax का मान माइनस का 10 क्योंकि g के बराबर होता है और t का मान 2 का वर्ग। तो हमारे पास क्या करना है, हमें 20 बराबर uy 2 को आगे रख दो, अच्छा है, प्लस 1/2 माइनस का 10, ये हो गया हमारे पास 4। सॉल्व करो, कितना आया माइनस का 20, ये माइनस के 20 भाई सब जाएंगे इधर, तो 20 बराबर 2uy माइनस का 20, ये गया इधर, तो ये हो गया 40। सॉल्व करा, ये भी 20 निकला, यानी गति का यानी वेग का ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक दोनों ही 20 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुए। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा अलग था, इस बार हमें x और y किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रखा था। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चन के लिए सिर्फ फॉर्मूले रट लोगे तो समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लास्ट और कर लेते अपन, क्या है इसका लास्ट पार्ट, जब प्रक्षेप्य धरातल के अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो यह प्रक्षेप्य बिंदु से कितना क्षैतिज विस्थापन करता है। यानी आपने ऐसा फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पर जब ये पहुंचा तो कुल क्षैतिज परास का आधा भाग इसने तय किया होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, वो यही तो पूछ रहा है कि जब क्षैतिज
मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचा, तो प्रारंभिक बिंदु से क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी पर था, मतलब r/2 पूछ रहा है, यानी हमें r निकाल के उसका आधा कर देना है। तो देखो पहले r निकाल देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, u² sin 2θ अपॉन g। लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं है कि हमें थीटा तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें uy और ux की वैल्यू पता है। तो देखो जरा यहाँ क्या हम इसे 2u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें ये हो गया हमारे पास u sin, अब ढंग से देखना, u sin थीटा आ रहा है, u cos थीटा आ रहा है, 2 अलग जी अलग। u sin थीटा u cos थीटा निकाल चुके हो ना पहले, 20 डाल दो इसमें, देखो कितना आया, 2 गुणा 20 गुणा 20 बटा 10। मैंने क्या करा, मैंने इसको तोड़ दिया क्योंकि मुझे कोण नहीं पता था, लेकिन मुझे x दिशा में और y दिशा में वेग पता था। x दिशा में वेग क्या होता है, u cos थीटा, और y दिशा में वेग क्या होता है, u sin थीटा। बस वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो बस कर दो उसको सॉल्व। कितना है हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 10 80 मीटर। लेकिन बंधु हमें तो r/2 ही चाहिए, तो c का मान कितना आएगा, r/2 यानी 80/2। तो कितना मिला हमें, 40 मीटर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप सबको आज के न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे। और कोई न्यूमेरिकल तो नहीं डाल दिया हमने, अरे ये को डाला है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई लंबा सा हॉल है, मान लो किसी हॉल में खड़े हो आप मस्त, ठीक है, रूम ही मान लो, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, जैसे हमने दिया भी एक डायग्राम कि मस्त से देखो बड़ा सा हॉल है, मस्त था, ऐसे लटक रही हैं चीज़ें, क्या ये सब जो भी है ना, और मस्त हॉल वॉल का फर्श है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इसकी ऊंचाई 25 मीटर है, यानी इस हॉल की जो हाइट है वो 25 मीटर है, ठीक है, हॉल 25 मीटर का है। अब इसने बोला अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड से कोई गेंद को जो है फेंका और वो छत से टकराए नहीं, यानी जस्ट उसको मतलब बिना टच किए उससे पास हो रहा है। यानी जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है कि ये दूरी, ये ऊंचाई हमें 25 मीटर दे रखी है, और हमसे ये पूछ रहा है कि ग्राउंड से हाइट मतलब 25 मीटर है, अधिकतम ऊंचाई में दे रखी है, और हमें क्षैतिज परास निकालना है, ठीक है। और हमें वेग भी पता है, हमारा वेग कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हमें ये भी पता है कि हमारा वेग जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड है प्रारंभिक, और हमें 25 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, और r का मान हमसे पूछ रहा है। सर कोण तो दे ही नहीं रखा, दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है वह अधिकतम क्षैतिज दूरी। जब मैंने आपको लास्ट लेसन पढ़ाया था तो अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए कोण का मान 45 डिग्री आया था, तो इनडायरेक्टली उसने कोण का मान हमें 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना, 45 डिग्री हमें उसने मान दे रखा है। और दूसरी बात, इसमें वेग की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें तो h दे रखा है, r अपन से पूछ रहा है, निकाल लो आराम से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ से नहीं, हम डायरेक्टली अभी बोल नहीं सकते कि हमारे थीटा का मान 45 है, निकालते हैं, पहले ऐसा करते हैं थीटा निकालते हैं। हमें r चाहिए, r का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, u² sin 2θ अपॉन g, ठीक है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले थीटा चाहिए होगा, थीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अधिकतम बोला है, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते ना, फिर वो अधिकतम का मतलब तो फिर चेंज हो जाएगा, हो सकता है उसे टकरा जाए, लेकिन हमें h का मान पता है। h कितना है हमारा 25, और वो खुद किसके इक्वल होता है, अरे u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो 25, u का मान 40 का वर्ग sin थीटा, कोण ठाणो पता नहीं हमें, और g का मान 10, ठीक है। तो 25 एज इट इज, 40 का कर दो वर्ग, तो 40 गुणा 40, ये 40 गुणा 40 साइन थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं, और ये नीचे आएगा हमारे पास 20। इसको इससे काटा, 2 बार काटा,
25 पंजे 5 पंजे 25 और ये 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अच्छा कैलकुलेशन आती नहीं हो आपको किसी को, तो मैं ऐसा करता हूँ नॉर्मली कर लेता हूँ, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। तो रखो, हाँ ठीक है, अब ठीक है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर। तो देखो कुछ ऐसा आया, 25 बराबर 2 गुणा 40 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड में लेके जाओ, तो 25 बटा 2 गुणा 40 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 25 25 5 अट्ठे 40 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो साइन थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आई 5 बट्टा 16। साइन थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 5 बट्टा 16। तो हमें तो साइन थीटा चाहिए, वो किसके इक्वल आएगा, रूट में 5 बट्टा 4। प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए, यानी न्यून कोण चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा का मान तो हमारे पास आ गया, बट इस फॉर्मूले के लिए हमें साइन टू थीटा चाहिए, लेकिन साइन टू थीटा हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें कोण नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम इसको खोल के लिख देते हैं। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा ना, तो उसको ऐसा करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं। और सर कॉस थीटा भी तो नहीं पता, अरे तो साइन थीटा तो पता है ना, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना निकलेगा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 मतलब 11, यानी हमारे पास आधार निकला 11 और बटा कर्ण कितना है 4। आई होप इतनी कैलकुलेशन सबको आई होगी। 10th वाली मैथमेटिक्स लगाई मैंने। हमारे पास ये कौन मान लो थीटा है, ये रूट 5, ये 4, तो ये रूट 11 आ गया। इस लॉजिक से किया हमने। तो देखो यू स्क्वायर का मान कहाँ गया 40 का वर्ग, तो ये 40 गुणा 40 2 गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा ये रहा रूट 5 बटा 4, कॉस थीटा रूट 11 बटा 4 और जी का मान 10। बस सॉल्व कर दो आप, ये कटा ये कटा ये कटा, तो देखो कितना आया 2 दूनी 20 और ये रूट 55। इतना लिख करके आप छोड़ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आर का मान हमें मिल गया है इतना मीटर। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि कोई बंदा ऐसे बॉल फेंक रहा है, तो बिना टच किए वो उसको मतलब ऐसे नीचे जब गिर रही है तो कितनी अधिकतम दूरी जो है क्षैतिज रेखा में तय कर सकती थी। तो इसका मतलब हमें अधिकतम ऊंचाई दे रखी है और हमें यू भी दे रखा था 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो उसने अपन से पूछ लिया कि वो उससे बिना टकराए कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एच के मान से पहले साइन थीटा निकाला, फिर उससे कॉस थीटा बनाया, फिर उसको रेंज वाले फॉर्मूले में यानी क्षैतिज परास वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न 4.16 यानी 4.16 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज परास की दूरी तक फेंक सकता है, तो खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर किसी ऊंचाई तक कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। वही क्वेश्चन है कि अधिकतम परास हमें दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। अधिकतम परास हमें 100 मीटर दे रखा है और अपन से पूछ रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। हमें हाइट इस बार पूछ ली, इस बार हमें हाइट पूछ ली है और क्षैतिज परास उसने बोल दिया हमें 100 मीटर, ठीक है ना। डायग्राम से भी देख के आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन इसमें क्या बोला, अभी देखो बिल्डिंग का कोई झंझट नहीं, तो अधिकतम क्षैतिज परास बोला ना उसने। अधिकतम क्षैतिज परास का मतलब कोण का मान कितना, कोण का मान अब ले सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि अधिकतम क्षैतिज परास बोल दिया उसने, ठीक है। और इस बार कोई बिल्डिंग की हाइट का कोई झंझट ही नहीं है, तो मतलब आप कितने भी वेग से फेंको आपको बस अधिकतम ऊंचाई चाहिए, और अधिकतम ऊंचाई तो कोण जब आपका 45 डिग्री का होगा ना तभी मिलेगा। ये हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो 45 कोण है, आर हमें एच दे रखा है 100 मीटर और एच अपने को निकालना है। तो अभी देखो थोड़ा पीछू जाता हूं मैं, ये रहा, हमने एक रिलेशन निकाला था आर और एच में 4 कॉट थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशन याद कर लेना, बहुत हेल्प करेगा, आप निकाल भी सकते हो। तो सीधा सीधा हम यूज करेंगे
r बाय एच बराबर 4 कॉट थीटा। तो देखो h बराबर किसके बराबर आया, r अपॉन 4 कॉट थीटा। r का मान कितना 100 बटा 4 और कॉट 45। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब हमें अधिकतम क्षैतिज परास दे रखा होता है और अधिकतम ऊंचाई पूछता है तो अधिकतम ऊंचाई अधिकतम क्षैतिज परास की 1/4 ही होती है। कोई क्वेश्चन कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, तो वो एक्चुअली हमने ऐसे ही करा, ठीक है ना, वरना आप सीधा सीधा ही समझ लो। कॉट 45 का मान एक ही होता है, अधिकतम ऊंचाई हमारे पास आई 45 मीटर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी प्रश्न था अगर ये रिलेशन याद है तो, नहीं तो इस रिलेशन को पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम के लिए इस रिलेशन को दिमाग में फिट कर लो। चलो अभी आज के क्वेश्चन तो हो गए हमारे, लेकिन एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर वो रेन जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रही, तो मैं एक बार छोटा सा कोई क्विक सा रिवीजन दे देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया था, ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो। देखो क्वेश्चन ये था, या मैंने समझाया था कुछ इस तरीके से था कि कोई बंदा है, कोई मैन है, वो इस दिशा में vm वेग से चल रहा है, यानी vm हमें उसका वेक्टर दे रखा है, मतलब वो इस दिशा में ऐसे जा रहा है और हमारी रेन ऊपर की तरफ आ रही है ऐसे vr। ठीक है, हमसे एक्चुअली पूछा जाता है कि छाते को किस दिशा में रखना चाहिए। लॉजिकल सी बात है कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, रेन ऐसे आ रही, तो मुझे छाते को यूं ही रखना पड़ेगा, तभी मैं बारिश से बच पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी रेन ऐसे ही गिरने वाली है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, यही मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। लेकिन बात यही कि मैं कौन निकालूं, तो निकालूं कैसे। तो मैंने आपको बोला था कि हम ऐसा बोलते हैं कि हम रेन की यानी बारिश की स्पीड उस आदमी के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, तो हमें बारिश की स्पीड चाहिए आदमी के सापेक्ष। ठीक है, तो लॉजिक ये बोलता है कि अपने को क्या करना है, अपने को जिसके सापेक्ष वेग निकालना होता है हम उसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहां पे vm अगर यहां पर है तो हमारा जो vm आएगा उसको अपन उल्टा कर लेंगे, क्योंकि इसकी दिशा में हमें वेग चाहिए। vr हमारा इधर है, हमारा ये आ गया vr। हमें पता है कि हमें छतरी इधर ही रखनी है, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि छतरी को इधर ही रखना चाहिए, तो वो जो हमारी छतरी है ना उससे हम बच पाएंगे, ऐसा कुछ। आई होप सबको समझ आ रहा होगा ऐसे। तो हमें बस कोण चाहिए, तो उस कोण के लिए हमने बोला कि वो कोण ऐसे निकलेगा, कि छतरी ऐसे रखनी है ना अपने को, तो कोण के लिए अपने बस फ्लिप करा है, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करिए, बेसिक सी बात करिए। तो हमें वो कोण चाहिए था, इसलिए इसको फ्लिप करा, तो ये कोण निकालने के लिए अपन फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, बाकी कोई और रीजन नहीं है। बाकी आपको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आपसे वेग पूछ लेता है कि बारिश का वेग आपको कितना फील होगा, तो vm का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कोण पूछ लेता है, तो मैंने आपको बोला था जब अपन tan थीटा निकालते हैं ना, तो कभी भी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण वाली, तो हम कभी भी ऋणात्मक मान नहीं रखते। तो हम क्या रखेंगे, देखो थीटा है ना, तो अभी देखो मैं इसको नीचे फ्लिप करूंगा तो आपको शायद समझ आएगा कुछ कि हमारा vm है, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ये हमने दो फॉर्मूले निकाले थे, बेसिक सी चीज है, बार बार आप कंफ्यूज ना हो। हमने इसको सिर्फ फ्लिप इसलिए करा है क्योंकि जिसकी दिशा में हम वेग निकालते हैं या जिसके सापेक्ष हम वेग निकालते हैं वो फ्लिप हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए अपन ने ऐसा करा। आई होप सबको समझ आया होगा, मजा आया होगा आज के लेसन में। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ते रहना है, फालतू इधर उधर की पंचायती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।